पुलिस एहलकार ने रोबदार लहजे में उसे मुखातिब किया। लाइसेंस दिखाओ, जिस पर उसके लहजे का रत्ती बराबर भी असर ना हुआ। मरऊब होना तो दूर की बात थी। शाहजेब ने इत्मीनान से लाइसेंस निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। फिर गाड़ी के कागजात और वो तमाम चीजें जो उन्होंने उससे मांगी थी, वो भी उन्हें दिखा दी। वो जानता था ये उनका काम है, इसलिए उसने कोई सवाल ना पूछा। पुलिस एहलकार ने अपने साथी को देखकर इशारा किया, जैसे कहना चाह रहा हो, अब क्या करना है, इसके पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। दूसरे ने उसी आंखों ही आंखों में मुतमईन होने का कहकर साइड पर किया और खुद कदरे झुक कर गाड़ी में उसके साथ बैठी लड़की को शक भरी नजरों से देखा। असमारा का चेहरा दुपट्टे के सिरे से ढका हुआ था। शाहजेब के तासुरात बिगड़े। वो लोग जानबूझकर उसे सख्ती पर उकसा रहे थे। उसने एक नज़र उस शख्स को देखा। उसकी आंखों में वार्निंग थी, नजरें यहाँ से हटाने की। एहलकार उसकी आंखों में देखते ही इस वार्निंग को समझ गया और उस जानिब से नजरों का जाविया बदल कर सीधा खड़ा हो गया। जो कहना है मुझसे कहें, इन्हें देखने की जरूरत नहीं। शाहजेब ने गाड़ी का दरवाजा खोला और सपाट चेहरा लिए उनके सामने खड़ा हो गया। पुलिस एहलकार ने उसके इस अंदाज को हैरत से देखा। रात के इस पहर सुनसान इलाके में, जहां दूर दूर तक आबादी का नामो निशान तक नहीं था, पुलिस के सामने ये शख्स मुतमईन खड़ा था। कौन है वो लड़की? रात के इस पहर क्या कर रही है तुम्हारे साथ? कहीं भगा कर तो नहीं लाए? अपनी हैरत पर काबू पाकर एहलकार ने पूछा, जिसके चेहरे के तासुरात में ये सवाल सुनकर हल्की सी नागवारियत आई, जैसे ये सवाल पसंद ना आया हो। शरई और कानूनी बीवी है मेरे साथ जहां भी हो, मुझे नहीं लगता मैं किसी को जवाब दे हूँ। आप अपना काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। इनके बारे में बात में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। शाहजेब का अंदाज आम था, मगर वो जब्त के कड़े मराहिल से गुजर रहा था। असमारा जो गाड़ी में बैठी थी, उसे उनकी बातें सुनाई दे रही थीं। वो उसके इतने नॉर्मल लहजे में बात करने पर हैरान थी। ओ अच्छा, तुम कहोगे तो हम मान लेंगे। निकाहनामा दिखाओ जल्दी। एहलकार जानते थे कि नॉर्मली लोग निकाहनामा पास नहीं रखते, इसलिए अब शाहजेब जरूर फंसेगा। उनके चेहरे पर अब अलग ही चमक थी, पर वो ना वाकिफ थे कि मुकाबिल शाहजेब सुल्तान है, सबसे अलग। शाहजेब ने गहरा सांस भरा और गाड़ी से निकाहनामा निकालकर पुलिस वालों की तरफ बढ़ा दिया, जिनके चेहरे का रंग फुक और लब हैरत से वाह हुए। तो ये निकाहनामा भी लेकर घूम रहा है? हम कैसे मान लें ये तुम्हारा निकाहनामा है? हो सकता है जाली हो, इस पर नाम तो शाहजेब सुल्तान लिखा हुआ है। वो ऐसे ही उसकी जान नहीं छोड़ने वाले थे। मेरा ही है और यकीन करना न करना आपका मसला है, मेरा नहीं। उसने बेनियाजी दिखाई और गाड़ी से टेक लगाकर खड़ा हो गया। बात उसकी बीवी पर आ गई थी और ऐसी बातों का जवाब वो मुंह से देना पसंद नहीं करता था। अब तुम कहोगे कि तुम सुल्तान इंडस्ट्रीज के ओनर के पोते और शाह मीर साहब के बेटे हो और हम मान लेंगे। देखो, मजाक अच्छा था, शाहजेब साहब से कौन वाकिफ नहीं। इतनी बड़ी इंडस्ट्रीज के ओनर का बेटा बगैर गार्ड्स के यहाँ सुनसान सड़क पर मौजूद कब से हमारे सामने खड़ा हमारी बकवास मतलब बातें बर्दाश्त कर रहा है? नामुमकिन। एहलकार अपनी बात कहकर इस्तहजाइया अंदाज में मुस्कुराया। शाहजेब ने अपनी शेरवानी का ऊपरी बटन खोलकर अपने दाएं हाथ से अपनी गर्दन की तनी नसों पर फेरा। ये लोग उसके सब्र का इम्तहान ले रहे थे और वो कुछ उल्टा करना नहीं चाहता था। शाहजेब ताकत का जोर दिखाकर लोगों को खुद से खौफजदा करने का कायल नहीं था। उसके लहजे के सर्दपन में इजाफा हुआ। वो डायलॉग तो अच्छे बोल लेते हो। लड़की को गाड़ी से बाहर निकालो, हमें तुम दोनों मशकूक लग रहे हो। पुलिस एहलकार ने गाड़ी की तरफ बढ़ना चाहा, तो शाहजेब ने हाथ के इशारे से उसे वहीं रोक दिया। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, जो कहना है मुझसे कहो। अगर तुम लोगों को सुल्तान फैमिली के पोते से बात करने का इतना ही शौक है, तो फिर सोच लो, नताइज के जिम्मेदार तुम खुद होगे। इसलिए मैं बात को यहीं खत्म करना चाहता हूँ। शाहजेब की नजरों की तपिश सामने मौजूद लोगों को लम्हे भर के लिए लर्जा गई। कब सुधरोगे तुम जावियार? न जाने बहू और सुल्तान कहाँ होंगे। क्या मुल्क के हालात से तुम बाखबर नहीं हो? आए दिन कैसी कैसी वारदातें होती रहती हैं। शाहजेब 2 साल बाद वापिस आया है। वो तो अब यहाँ के रास्तों से भी कुछ हद तक अनजान होगा, मगर हमें तुमसे ऐसी बेवकूफ़ी की उम्मीद न थी। शाहजर साहब हॉल के एक कमरे में खड़े गुस्से से जावियार पर बरस रहे थे, जो सर झुकाए इतनी इज्जत अफजाई बर्दाश्त करने की तगो-दो में था। और कर नेकी जावियार, किसी ने सही ही कहा है, भलाई कर और फिर डूब मर। मैंने तो खुद मुसीबत को आवाज दी कि आओ बहन मेरे गले पड़ो। जावियार बेचारा रोनी सूरत लिए अपनी सोचों में खोया।
इस पल को कोस रहा था जब ये शानदार आइडिया उसके दिमाग में आया था। अब खड़े क्यों हो, एक दफा फिर ट्राई करो, शायद वो फोन उठा ले। उन्होंने जावियार को कब से एक ही पोजीशन में खड़े देखा तो एक गहरा सांस खारिज करके लहजा नॉर्मल किया। जावियार ने नंबर डायल किया। बेल जा रही थी। भाई अल्लाह का वास्ता है फोन उठा लो, वरना आपके वलीमे की बजाय आज मेरा जनाजा उठेगा। जावियार ने यूं मिन्नत की जैसे वो उसके सामने खड़ा हो। एक हाथ से अपनी मुस्तरिब पेशानी को सहलाकर उसने अपने दादा की पुश्त को देखा। दादा जान, भाई ने कॉल रिसीव कर ली है, आप बात कर लें। जावियार जो कब से सहमा हुआ था, अचानक अपने भाई की आवाज सुनकर उसने लम्हे की देरी किए बिना फोन अपने दादा की तरफ बढ़ाया, जो खतरनाक तासुर लिए उसे देखने में मसरूफ थे। पुलिस वालों ने निकाहनामा उसके हाथ पर रखा और आखिरकार शाहजेब को शाहजेब मानने से इनकार कर दिया। शाहजेब ने गाड़ी की टेक छोड़ी और उनके सामने आ खड़ा हुआ। देखें, मुझे अपने नाम या फैमिली स्टेटस की पावर यूज करने की जरूरत नहीं, वरना अच्छे से बताता कि मैं कौन और किसका पोता हूँ। पर मुझे किसी ओहदे या फैमिली बैकग्राउंड पर जरा भी गरूर नहीं और ना ही किसी किस्म का फख्र है। लेकिन अगर आपको अभी तक यकीन नहीं हुआ तो फिर यही सही। आज मेरा वलीमा है, इसलिए मुझे हॉल पहुंचना है। अपना शक दूर करने की खातिर मेरे साथ चलें। आपका शक भी दूर हो जाएगा और जब ये बात ऊपर आपके सीनियर्स तक पहुंचेगी कि आप शहरियों के साथ किस किस्म का सलूक करते हैं, तो ये वर्दी भी आपकी पहुंच से दूर हो जाएगी। ये धमकी थी या कुछ और, मगर उनका सांस अटका। वो तो उसे कोई आम इंसान समझ रहे थे जिसे आराम से फंसा लेते, लेकिन उसका एतमाद उन्हें जेर करने को काफी था। शाहजेब का फोन रिंग हुआ। उसने एक संजीदा नजर सामने खड़े पुलिस एहलकारों पर डाली और कॉल अटेंड की। सुल्तान बेटा, कहाँ हो तुम? अभी तक पहुंचे क्यों नहीं हो? दूसरी तरफ से फिक्र से भरपूर आवाज आई। सब ठीक है दादा जान, हम कुछ देर में पहुंच जाएंगे। एक्चुअली हॉल की लोकेशन नहीं मिल रही और कुछ लोगों का दिमाग भी ठीक करने की जरूरत है, जो आम शहरियों को सताना फर्ज समझते हैं। आप लोकेशन सेंड करें, मैं पहुंच जाऊंगा। शाहजेब ने कॉल कट की, मोबाइल गाड़ी में रखा और एक नज़र असमारा पर डाली, जो खामोश बैठी ये सब देख रही थी। शाहजेब को उसके चेहरे पर खौफ के तासुरात दिखे। यही शाहजेब का कब का खुद पर किया गया जब्त टूटा। वो लड़की जो उसके निकाह में थी, उसकी जिम्मेदारी थी। उसके होते हुए खौफ ज़दा हो, ये शाहजेब कैसे बर्दाश्त कर लेता? उसने फ़ोन वापस रखने की बजाय वापस उठाया। बस अब इन लोगों की खैर नहीं थी। देखो लड़के, हम डरने वालों में से नहीं जो तुम हम पर रोब झाड़ रहे हो। हम जानते हैं ये लड़की कोई तुम्हारी बीवी नहीं। ऐसा करो, कुछ ले देकर मामला खत्म करो। तुम भी खुश और हम भी खुश। शाहजेब की नजरें फोन पर मरकूज थीं। वो किसी को कॉल मिला रहा था। ये लोग तो एक काल की मार थे। हेलो कबीर, कैसा है तू? तेरे अंडर दो पुलिस एहलकार काम करते हैं। जमशेद और राशिद नाम है उनका। शाहजेब ने उनकी नेम प्लेट से नाम देखकर बताया। अभी मेरे सामने खड़े मुझसे रिश्वत का मुतालबा कर रहे हैं और जिस शादी का तू कल खाना खा कर आया है, उसी शादी को झूठ और मेरी शरई और कानूनी बीवी को मेरी जात पर सवाल बना रहे हैं। तू जानता है कि मुझे इतनी जल्दी गुस्सा नहीं आता, मगर अब मेरी बस हो गई है। ये मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं तो सोच आम लोगों के साथ क्या करते होंगे। पुलिस वालों का रंग लट्ठे की मानिंद सफेद पड़ा। अब उन्हें यकीन हो गया कि उनका आज का दिन खराब ही है, जो इस शख्स से पाला पड़ गया। ऐसे लोगों की वजह से ही पुलिस डिपार्टमेंट बदनाम है। ये रिश्वतखोर ईमानदार पुलिस ऑफिसर्स जो मुल्क के लिए जान देने को भी तैयार रहते हैं, उन पर बदनुमा धब्बा है। अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही है। इस वक्त मैं अपनी वाइफ के साथ हूँ, इसलिए चुप हूँ। उसने अपना दूसरा बटन भी खोला। एक हाथ गाड़ी पर टिका कर उसने वीरान सड़क को देखा और दूसरी तरफ की बात सुनने के लिए रुका। चल ठीक है, तू कह रहा है तो मान लेता हूँ, मगर अपने अंडर काम करने वालों पर ध्यान रखा कर। हर कोई मेरी तरह शरीफ इंसान नहीं होता जो जुबान से बात करे और इनकी फजूलियात बर्दाश्त करे। तो ने अपनी तरफ से मामला खत्म कर दिया, लेकिन मेरा हिसाब अभी रहता है। अल्लाह हाफिज। आखिरी बात पर वो पुर इसरार सा मुस्कुराया। उन्होंने खोजती निगाहों से उसकी मुस्कुराहट देखी। शाहजेब ने फोन गाड़ी में रखा और असमारा की जानिब देखा। आप रिलैक्स रहें, मैं कुछ देर में आ जाऊंगा। बस एक काम खत्म करना है। गाड़ी बाहर से लॉक कर रहा हूँ, बेफिक्र रहें। अब लहजा हद से ज्यादा नरम था। वो सख्ती ढूंढने से भी ना मिली। असमारा ने ओके कहा तो शाहजेब वापस इन दोनों की तरफ मुड़ा। आओ तुम लोगों को कुछ देकर मामलात खत्म करूं। शाहजेब ने अपने पीछे इन दोनों को भी चलने का इशारा किया, जो अपना हाल खराब करवाने खुद चलकर जा रहे थे। शाहजेब ने तो उन्हें तनबीह की थी बाज रहने की। अब वो खुद ही ट्यूनिंग करवाना चाहते थे तो वो क्या करता।
थोड़ा दूर जाकर शाहजेब ने अपनी ऑफ वाइट शेरवानी उतार कर उनकी गाड़ी के बोनट पर रख दी। फिर कफ लिंक्स फोल्ड किए और मसरूफ से अंदाज में बोला, दिन में कितने लोगों से यूं ले दे के पुलिस डिपार्टमेंट का नाम रोशन कर रहे हो। अपनी बात करके वो खुद ही मुस्कुराया। पुलिस एहलकार उसके इतने दोस्ताना लहजे के पीछे की हकीकत से ना वाकिफ थे, इसलिए रिलैक्स होकर बताने लगे, हाँ बस 10 या 12 लोग रोज आसानी से मिल जाते हैं और पुलिस डिपार्टमेंट की इज्जत या जिल्लत से हमें क्या लेना देना। ये डिपार्टमेंट तो है ही बदनाम। अभी वो मजीद कुछ कहता लेकिन एक जोरदार मुक्का उसके मुंह पर पड़ा और उसके अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए। वो उछलकर पीछे गिरा। एक मुक्का ही उसके हवास सलब करने को काफी था। दूसरा साथी डर कर पीछे हुआ, मगर एक मुक्का उसके जबड़े को भी हिला गया। शाहजेब उनके जमीन पर औंधे पड़े वजूद देखकर मुस्कुराया। जानते हो ना, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नम की आग में जलेंगे। खुद तो जहन्नुम का ईंधन बन ही रहे हो, अपने साथ साथ मुझे भी इसी आग में जलाना चाहते हो। उसने दोनों को खड़ा किया, फिर अपना कुर्ता, जो पहले से ही ठीक था, उसे मजीद दुरुस्त करने लगा। वो लोग तौबा मुश्किल अपने पांव पर खड़े थे। मुंह के इर्द गिर्द खून लगा हुआ था और गिरने की वजह से सर अलग वहां रखे पत्थर से टकराया था। शाहजेब ने पूरा एंगल बनाकर उन्हें मारा था। बहुत गलत बात है ये। हमारा दीन तो रिश्वत से मना करता है ना, और तुम लोग अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते हो। एक और मुक्का उनकी गर्दन की हड्डी हिलाने को काफी था। ये मेरी बीवी, मेरी इज्जत के लिए गलत लफ्ज इस्तेमाल करने के लिए। उन्हें लगा उनका वक्त आखिर आ गया है। वो तो बेहोश भी नहीं हो रहे थे, क्योंकि मुकाबिल खड़ा शाहजेब उन्हें बेहोश करना नहीं चाहता था। इस मुंह से कम कम एक हफ्ते तक तो ठीक से कुछ बोल नहीं पाओगे। वो नीचे उनके पास झुका और उनके मुंह से निकलने वाले खून को देखा। अब यकीन हुआ कि मैं शाहजेब सुल्तान ही हूँ, या मजीद समझाऊं। ये तुम समझा रहे थे? एक एहलकार ने मुश्किल से अपनी आंखें खोली और पूछा, कहीं उसे गलतफहमी तो नहीं हो रही? हाँ, अभी प्यार से समझाया है। खैर, मुझे देर हो रही है, मेरी बीवी मेरा इंतजार कर रही होगी। और तुम दोनों की इतला के लिए अर्ज है कि मैं पाकिस्तान के तमाम अदारों की अपनी जान से ज्यादा इज्जत करता हूँ, और ऑन ड्यूटी ऑफिसर्स पर हाथ उठाना मेरा काम नहीं। इसलिए मैंने पहले तुम दोनों के सस्पेंड होने का इंतजार किया, फिर अपने अंदाज में बात की। सही सुना तुम दोनों ने, तुम लोग सस्पेंड हो चुके हो 3 महीने के लिए। तो जाओ आराम करो घर में। चलो उठ जाओ। शाहजेब उन्हें यूं बता रहा था जैसे उसे उनसे कोई मसला ही ना हो, और ये हालत तो उसने मजाक में बनाई हो उनकी। उसने उन्हें दोबारा उठाया। अगर यहाँ रामिश होता तो कभी ना उठता, मगर ये वो दोनों उठ गए। मेरी बीवी मेरी मौजूदगी के बावजूद खौफजदा हुई। इसकी कीमत कौन चुकाएगा? अब शाहजेब धाड़ा और उन दोनों को अपना वो रूप दिखाया जो वो खुद भी नहीं देखता था। शाहजेब सुल्तान गलत बर्दाश्त नहीं करता, आइंदा ख्याल रखना। उन्हें देखे बगैर शाहजेब ने अपने कफ लिंक दुरुस्त किए और शेरवानी वापस पहनी। फिर हाथ से बाल ठीक करके वो यूं चला गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे वो वाकई उनसे दोस्ताना गुफ्तगू करके गया है। इस सारे काम के दौरान उसके कपड़ों पर जरा भी सिलवट नहीं आई थी। काम बड़ी नफासत और सफाई से किया गया था। पीछे अब उन दोनों में इतनी हिम्मत ना रही कि दोबारा उठ सकें। वो वहीं पड़े बेहोश हो चुके थे। अब अगर किसी की नज़र उन पर पड़ जाती तो उन्हें हॉस्पिटल ले जाता, लेकिन उन्हें इतना ज़रूर पता चल गया कि रिश्वत लेना हराम है। ये छोटा सा सबक अब वो जिंदगी भर ना भूलते। शाहजेब वापस गाड़ी में आकर बैठा और गाड़ी स्टार्ट कर दी। आप क्या कर रहे थे इतनी देर से वहां पर? अस्मारा ने उसके चेहरे को देखा, जहां अब सुकून ही सुकून था। कुछ नहीं, मैंने बस उनके ऑफिसर से बात की, फिर उन्हें समझाया कि रिश्वत लेना जायज नहीं। हलाल कमाए हराम से कुछ हासिल नहीं होता, सवाई जिल्लत के। अस्मारा ने उसकी बात मान ली और सामने देखने लगी। तकरीबन 1 घंटे बाद वो हॉल पहुंच चुके थे। शाहजेब ने अस्मारा की तरफ का दरवाजा खोला तो अस्मारा ने झिझकते हुए उसका हाथ थाम कर बाहर निकली। यहाँ बहुत से लोग होंगे, बेहतर है कि आप पर्दे में रहें। कंफर्टेबल फील करेंगी आप भी और मैं भी। अस्मारा उसके सामने खड़ी थी। शाहजेब ने उसके सर पर मौजूद दुपट्टे को उसके चेहरे पर घूंघट की सूरत में आगे किया, फिर उसका हाथ पकड़कर उसके साथ हॉल के अंदर दाखिल हुआ। अस्मारा को अच्छा लगा था उसका यूं उसे दूसरों की नजरों से छुपाना और बगैर कहे ही उसकी बात समझ जाना। वो पूरे रास्ते काफी नर्वस थी कि इतने सारे लोगों में वो बगैर पर्दे के कैसे जाएगी। वो तो आज तक इतना तैयार होकर किसी ऐसी तकरीब में गई ही नहीं। कल शादी की तकरीब में भी उसका चेहरा छुपा ही हुआ था, लेकिन वो चाह कर भी ये बात उसे ना बता पाई कि न जाने वो उसके बारे में क्या सोचेगा। अब शाहजेब ने खुद ही उसकी मुश्किल बगैर कहे हल कर दी थी। भाई, अल्लाह का शुक्र है आप आ गए हो।
मैं डर गया था कि कहीं कुछ हो ही ना गया हो। असमारा तहजीब के साथ स्टेज पर बैठी थी और शाहजेब मेहमानों से मिल रहा था। जावियार उसके पास खड़ा हो गया और उसके गले लग गया। तेरे आइडियाज के चक्कर में ख्वार होकर आया हूँ, लेकिन एक हिसाब से ठीक ही हुआ। कुछ लोग राह रास्त पर आ गए। क्या मतलब भाई? जावियार को उसकी बात समझ ना आई। कुछ नहीं, तुम मेहमानों के पास जाओ, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया। शाहजेब अभी जावियार से बात कर रहा था जब उसकी नज़र सामने से आते हाशिम पर पड़ी, जो संजीदगी से उसे ही देख रहा था। शाहजेब उसके पास आया और उसका बाजू पकड़कर उसे हॉल के दूसरी तरफ ले गया। कर ली तूने शादी, मिल गया सुकून। मुझे पहले ही पता था तू मेरे साथ ऐसा ही करेगा। मेरी एक प्लेट बिरयानी तुझ पर इतनी भारी थी कि तूने मुझे बताना भी जरूरी ना समझा। वो तो कबीर ने मुझे बता दिया, वरना तू तो ये बात भी छुपा देता। हाशिम ने अपना बाजू छुड़वाया और साइड पर खड़ा हो गया। उसके लहजे में बेयकीनी के साथ हैरत भी थी। यार, एक मसला हो गया था, इसलिए तुझे बुलाया नहीं, वरना मैं तुझे कैसे भूल सकता हूँ। शाहजेब ने बात संभालनी चाही। ओह अच्छा, मसला हो गया। अब तू कहेगा कि भाभी को किसी ने अगवा कर लिया था, तो उन्हें बचाने गया, फिर तेरे घर वालों ने भाभी की हिफाजत की खातिर उनका निकाह तुझसे करवा दिया। कल हंगामी हालात में रुखसती हुई थी और आज वलीमा है ना? यही कहेगा ना? और मैं पागल मान भी जाऊंगा। हाशिम ने अपनी तरफ से फर्जी कहानी बनाई और तंजिया लहजे में शाहजेब से जवाब तलब किया, जिसे ये सब सुनकर झटका ही तो लगा था। तुझे कैसे पता? बिल्कुल यही सब हुआ था। पर तुझे किसने बताया? शाहजेब तो हक्का बक्का रह गया कि ये बात तो सिर्फ उसके घर वालों को मालूम थी, तो हाशिम को कैसे पता चली? उसकी बात सुनकर हाशिम का अफसोस और सदमा वहीं खत्म हुआ और एक फल्क शगाफ कहकहा गूंजा। चूंकि वो मेहमानों से जरा दूर आ चुके थे, तो कोई उसका ये अंदाज ना देख सका। वाह यार, क्या फिल्मी लाइफ है तेरी। तेरा नाम शाहजेब सुल्तान नहीं, मसला सुल्तान होना चाहिए था। मैंने तो तुक्का मारा था, मगर यही सच निकल आया। वेरी फनी यार, उड़ा ले मजाक। तेरे जैसा दोस्त अल्लाह दुश्मन को भी ना दे। मगर याद रख, अगर कभी तुझ पर ऐसा वक्त आया तो मैं भी हिसाब बराबर करके रहूंगा। शाहजेब ने ठंडी आह भरी। अब किस्मत का लिखा कौन टाल सकता था? हाँ, दुश्मन से याद आया कि तू अपने अपने सबसे बड़े दुश्मन अल्तमिश जहांगीर को भी बुला लिया, मगर मैं तेरा लंगोटिया दोस्त, तेरा राजदार, तुझे मैं याद ही ना रहा। हाशिम ने दोबारा दुख से कहा तो शाहजेब ने आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। देख हाशिम, मुझे पता था कि तुझे झटका लगेगा और तू मेरा मजाक बनाएगा, इसलिए मैंने तुझे नहीं बताया, क्योंकि जब तक तू मेरी मजबूरियों का मजाक ना बना ले, तुझे चैन कहाँ मिलता है। हाशिम उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठा। जो मजा तुझे सताने में है, वो मजा इस दुनिया की किसी चीज में नहीं। हाशिम ने भी उसके गिर्द कुछ दिली से हसार तंग किया तो शाहजेब को तसल्ली हो गई कि वो मान गया है। चल कोई बात नहीं, अब मुझे डबल खाना खाना पड़ेगा, कल का हिसाब भी तो चुकता करना है ना। हाशिम शाहजेब के साथ हॉल के दूसरे हिस्से की तरफ बढ़ गया, जहां सब मेहमान जमा थे। असमारा की अम्मी और भाई भी हॉल पहुंच चुके थे। ईमान भी आई हुई थी। असमारा से मिलने के बाद वो प्लेट लेकर टेबल की तरफ बढ़ने लगी। जब इस कुर्सी पर हाशिम बैठ गया, सिर्फ वही टेबल मुकम्मल खाली थी। अभी ईमान को सामने मौजूद शख्स पर गुस्सा आया। वह चलती हुई उसकी कुर्सी के पास आई। एक्सक्यूज मी मिस्टर, आप किसी और टेबल पर बैठ जाएं, मुझे यहाँ बैठना है। मैं टेबल पर क्यों बैठूं? यहाँ कुर्सी पर बैठा अच्छा नहीं लग रहा क्या? हाशिम ने नजर उठाकर सामने देखा, जहां ब्लैक कलर की मैक्सी पहने, ब्लैक ही स्टॉलर से हिजाब किए, ईमान हाथ में प्लेट पकड़े, दूसरा हाथ एक कुर्सी के सिरे पर रखे खड़ी थी। मिस्टर, मैं मजाक नहीं कर रही, मैं सीरियस हूँ। यहाँ से उठें। ईमान ने उसे उठने का इशारा किया। मैं भी मजाक नहीं कर रहा, मैं कुर्सी के होते हुए टेबल पर मैं नहीं बैठूंगा। मैं पागल नहीं हूँ। हाशिम ने साफ इनकार करके दोबारा खाने की तरफ तवज्जो दी। मिस्टर हाशिम, हाशिम रजा नाम है मेरा। हाशिम ने ईमान की बात काट कर अपना नाम वाजिया किया। मिस्टर हाशिम, सिर्फ यही जगह खाली थी, बाकी टेबल्स पर लड़के बैठे हैं, मैं वहां नहीं जा सकती, इसलिए आपको यहाँ से उठने को बोला। ईमान का लहजा खासा सख्त था। उसने इस दफा वजाहत दी तो हाशिम ने सर हिला दिया। तो आप इस दूसरी कुर्सी पर बैठ जाएं, इसमें प्रॉब्लम क्या है? ईमान का दिल किया उसका सर फाड़ दे या यहीं खड़े खड़े उसका हुलिया बिगाड़ दे, जो इतनी बड़ी बातें इतने इत्मीनान से कर रहा था, जैसे उसके लिए सब नॉर्मल हो। लेकिन वहीं खड़े रहकर एक अजनबी से इतनी देर तक बात करना या लड़ना उसे ठीक ना लगा। उसने खुद ही बात खत्म करना चाही। अगर मुझे किसी लड़के के साथ ही टेबल शेयर करना होता तो यहाँ और भी बहुत से लोग थे। खैर, आपने मेरी इतनी बात सुनी, उसके लिए शुक्रिया। आप यहीं बैठे रहें, मैं चली जाती हूँ। ईमान ने अपना हाथ कुर्सी के सिरे से उठाया और प्लेट टेबल पर रखकर स्टेज की तरफ बढ़ गई। वो जवाब सुनने के लिए भी ना रुकी थी। हाशिम को अपने अल्फाजों का एहसास हुआ तो उसे अपने किए पर अफसोस हुआ, लेकिन वो तो जा चुकी थी। टेबल शेयर नहीं किया, खाना छोड़ गई।
वो मुस्कुरा उठा, फिर उसके पीछे जाने का इरादा किया, फिर रुक गया, शायद उसे बुरा लगे। तकरीबन 12 बजे खत्म हुई और सब लोग अपने घरों की तरफ चले गए। हाशिम को दोबारा वो दिखे तो उसने सॉरी करना चाहा, फिर हिम्मत ही ना कर सका। घर पहुंचते ही सब लोग अपने अपने कमरों में आराम की गर्ज से चले गए। आज का मसरूफ दिन इन सबको थकाने के लिए काफी था। रात के 1 बजे का वक्त था। हर सू खामोशी फैली हुई थी। शाहजेब हाथ में एक छोटा सा बॉक्स पकड़े सोफे पर बैठा इस बॉक्स को गौर से देख रहा था। इसी दौरान उसके कानों में ड्रेसिंग रूम का दरवाजा खुलने की आवाज आई। उसने बॉक्स से नजरें हटाईं। असमारा चेंज करके कमरे में दाखिल हुई और खामोशी से चलते हुए बेड पर बैठ गई। शाहजेब ने गहरा सांस भरा और वहां से उठ गया। उसके चेहरे पर संजीदगी कायम थी। वो बेड की दूसरी साइड पर आकर बैठ गया और एक नज़र असमारा पर डाली जो मोबाइल पर मसरूफ थी। असमारा, ये आपकी रोनमाई का तोहफा देना तो मुझे कल था, मगर मुझे याद नहीं रहा। शाहजेब ने वो बॉक्स असमारा की तरफ बढ़ा दिया। असमारा ने मोबाइल साइड टेबल पर रखा और उसकी तरफ मुड़ी, जो इतनी संजीदगी से तोहफा दे रहा था जैसे उसे जबरदस्ती देने को कहा गया हो। असमारा ने अबरू उचका कर पहले बॉक्स और फिर उसे सवालिया नजरों से देखा। अम्मी ने दिया है, ये पहनना आपके लिए जरूरी है। शाहजेब ने खुद को इससे ला ताल्लुक जाहिर किया और अम्मी का हवाला देकर उसे इस तोहफे को लेने का मजबूत जवाब पेश किया। शाहजेब की वजाहत सुनकर असमारा ने बॉक्स थामा और उसे खोला। बॉक्स में खूबसूरत कंगन रखे हुए थे। असमारा के हाथ लम्हे के लिए लर्ज उठे। इतना महंगा तोहफा वो लेने के हक में नहीं थी। वो थोड़ा हिचकिचाई, फिर उसने बॉक्स दोबारा शाहजेब को वापस थमा दिया, जो ना समझी से उसकी हरकत देखने लगा। ये बहुत कीमती लग रहे हैं, मैं नहीं ले सकती। अगर गुम हो गए तो? असमारा के चेहरे पर परेशानी के तासुरात देखकर शाहजेब मुस्कुरा दिया। दिल किया कि कहे, अगर गुम हो भी गए तो क्या हो जाएगा? आप बस बताएं पसंद आई या नहीं। लेकिन अभी उसे ये कहना मुनासिब ना लगा, कहीं वो उसे गलत ही ना समझ ले। उसने मुस्कुराहट छपाई। अब दोबारा चेहरे पर वही संजीदगी थी। ये आपको लेने ही होंगे। ये कंगन हमारी दादी के थे, उन्होंने अम्मी को दिए और अब से ये आपके हैं। अगर आपने ये ना लिए तो अम्मी को खुद ही जवाब दीजिएगा। शाहजेब ने एक हाथ से वो बॉक्स दोबारा असमारा को दिया। लहजा हतमी था कि मेरा काम बस देना था, अगर नहीं चाहिए तो खुद मना करो। और इतना तो पता था कि उसकी बीवी में इतनी हिम्मत तो नहीं हो सकती जो खुद जाकर मना कर आई। असमारा ने खफा नजरों से उसे देखा, जिसने कंधे उचका दिए। अब उसके पास कोई जवाब न था, तो उसने बॉक्स पकड़ा, साइड ड्रॉर में रख कर सोने के लिए लेट गई। शाहजेब ने उसकी नाराजगी छुप ना सकी। अभी तो आगाज हुआ था और वो नाराज हो गई। आगे न जाने क्या करती। उसने साइड टेबल से दूसरा बॉक्स उठाया और एक नजर रुख मोड़े लेटी असमारा पर डाली। असमारा, ये बॉक्स भी आपका तोहफा है। शाहजेब ने थोड़ी हिम्मत की और एक और बॉक्स असमारा की तरफ बढ़ा दिया। असमारा उठकर बैठ गई और अब दोबारा सवालिया नजरों से उसे देखा। फिर खामोशी से वो बॉक्स भी पकड़ लिया और खोल कर देखने लगी। उस बॉक्स में सोने के झुमके थे। असमारा की सूरत रोने वाली हो गई। कुछ देर पहले ही तो उसने ये कहकर खुद को तसल्ली दी थी कि कंगन ही तो हैं, संभाल कर रख दूंगी। अभी इनकार करना अच्छा तो नहीं लगता ना। अब ये किसकी तरफ से हैं? असमारा ने बेचारगी से पूछा। शाहजेब ने अपना कान खुजाकर दोबारा हिम्मत की और मुस्कुराकर उसे देखने लगा। दादा जान ने दिए थे और खास ताकीद की थी कि उनकी बहू ये झुमके उनकी तरफ से तोहफा समझकर कबूल कर ले। इनकार ना कीजिएगा, नहीं तो उन्हें बुरा लगेगा। असमारा ने हाथ में मौजूद इस बॉक्स को बंद किया और इसी ड्रॉर में रख दिया। फिर आंखें बंद करके गहरा सांस खारिज किया और पुरसुकून होकर लेटने लगी। वो असमारा असमारा फौरन उसकी तरफ मुड़ी। जी शाहजेब, कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मैं आपकी तरफ मतवज्जा हूँ। उसने चबा चबा कर लफ्ज अदा किए और एक घूरी से उसे नवाजा और जबरदस्ती मुस्कुराई। फिर ब्लैंकेट साइड पर करके सीधी होकर बैठ गई। शाहजेब ने अपना नाम यूं सुना तो दिल में अल्लाह से जान खुलासी की दुआ की, लेकिन उसका यह नाराजगी भरा चेहरा उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। उन्हें तो गुस्सा करना भी नहीं आता। भला ऐसे कौन नाराज होता है, माई क्यूट वाइफ। शाहजेब के दिल ने उसके खफा चेहरे की तारीफ करने से भी गुरेज ना किया। ये मैं क्या सोच रहा हूँ? उसने दिल की सर्जनिश की और ख्यालों से बाहर निकला। असमारा अभी भी मुकाबिल की तरफ से जवाब की मुंतजिर थी। ये बॉक्स मेरी तरफ से है। शाहजेब सुल्तान खामोश और संजीदा तबीयत का मालिक
بزنس کی دنیا کا ابھرتا ہوا ستارہ، جس کے الفاظ بڑے بڑے بزنس مینز کو لمحے میں زیر کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے، آج اپنی ہی بیوی کے سامنے بیٹھا، اس کی ناراضگی سے خائف، اس سے بات کرنے کے لیے اور گفٹ دینے کے لیے مناسب لفظ تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ اس نے حلق تر کیا اور وضاحت پیش کی، کہیں یہ باکس کسی دیوار کو سلامی نہ پیش کرنے لگے۔ اسمارا، ہم دنیا کی نظر میں ایک آئیڈیل کپل ہیں اور ہماری شادی پسند کی شادی ہے۔ اس صورت میں اگر کسی نے آپ سے پوچھا کہ میں نے آپ کو کیا تحفہ دیا، تو کچھ تو ہونا چاہیے نا جو آپ دوسروں کو دکھا سکیں، اس لیے یہ ایکسیپٹ کرنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اب کی بات شاہ زیب کا لہجہ خاصا تسلی بخش تھا۔ اسمارا کو اس کی بات مناسب لگی، اس لیے اسمارا نے نہ چاہتے ہوئے بھی وہ باکس اس کے ہاتھ سے لے لیا اور کھول کر دیکھنے لگی۔ سامنے ڈائمنڈ کا پیارا سا نیکلس تھا، اس پر اسمارا کی نظریں رکیں۔ اس نے ایک ہاتھ سے اسے باکس سے باہر نکالا اور ستائشی نظروں سے دیکھنے لگی۔ نیکلس پر چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈز لگے ہوئے تھے، درمیان میں دو چھوٹے دل پتلی سی چین سے لٹک رہے تھے، ایک پر اسمارا اور دوسرے پر شاہ زیب لکھا تھا۔ اسمارا نے ایک نظر اس نیکلس پر، پھر دوسری نظر بے خبر بیٹھے اپنے شوہر پر ڈالی، جو لاپرواہ بننے کی خاطر فون میں مگن تھا۔ اصل میں وہ اسے ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ وہ کنٹریکٹ کو لے کر کافی سنجیدہ ہے، اس لیے وہ چاہتا ہے کہ کسی کو بھی ذرا بھی بھنک نہ پڑے کہ یہ شادی معاہدے کے تحت ہوئی، لیکن حقیقت کچھ اور تھی۔ اسمارا نے نیکلس باکس میں رکھ دیا۔ بہت خوبصورت ہے، اس کی آواز شاہ زیب کی سماعتوں سے ٹکرائی اور اس کے چہرے پر چمک ابھری۔ آج صبح ہی تو اس نے ایمرجنسی میں یہ نیکلس آرڈر کیا تھا۔ اسمارا کو ذہن میں رکھتے ہوئے اسے یہی تحفہ مناسب لگا۔ اسے رونمائی کا تحفہ دینے کا حق تو شاہ زیب کا تھا۔ آخر اس نے اپنی بیوی کو دیکھا جو پہلی دفعہ تھا۔ آنکھوں کے آگے اس کا ناراضگی بھرا عکس ابھرا تو قبل کی ضبط کی گئی مسکراہٹ اب چہرے پر عیاں ہونے لگی۔ اسمارا خاموشی سے لیٹ گئی اور خود پر کمفرٹر درست کیا۔ وہ اس کی مسکراہٹ نہ دیکھ سکی تھی، ورنہ وہ ضرور سمجھتی کہ شاہ زیب اسے تنگ کر کے خوش ہو رہا ہے۔ اس نے آنکھیں بند کرنے میں ہی عافیت جانی، کہیں شاہ زیب ایک اور باکس نکال کر اس کی جانب نہ بڑھا دے۔ وہ اتنے سارے تحفے کہاں سنبھالتی پھرے گی؟ شاہ زیب نے ایک حسرت بھری نگاہ سائیڈ ڈرار میں موجود باقی باکسز پر ڈالی، جو دینے کی ہمت اس میں ابھی نہ تھی۔ کوئی نہیں، ایک نہ ایک دن یہ بھی دے ہی دوں گا، فی الحال جو دے دیا وہی کافی ہے۔ شاہ زیب اٹھا اور لائٹ آف کرنے لگا۔ پھر کسی سوچ کے تحت اس نے لائٹ آف نہ کی اور ویسے ہی آ کر لیٹ گیا۔ وہ خود اندھیرے میں سونے کا عادی تھا، مگر اسمارا کی خاطر اس نے اپنے کمفرٹ کی مکمل طور پر قربانی دے دی۔ آ جاؤ اندر، دروازے سے مڑ کر واپس جانے کی ضرورت نہیں۔ زاویار کی آواز سن کر تہذیب، جو کچن کے دروازے سے تھوڑا پیچھے ہوئی تھی، چونک گئی۔ اسے کیسے پتا چلا میں باہر کھڑی ہوں؟ زاویار کا رخ دوسری جانب تھا، وہ اپنے لیے کافی بنانے میں مصروف تھا۔ جب تہذیب کافی پینے کی غرض سے کچن میں آئی، دروازے کے پاس پہنچ کر جوں ہی اسے زاویار نظر آیا تو وہ وہیں رک گئی۔ بے ساختہ اسے آج صبح کیا گیا اس کا گفٹ کا مطالبہ یاد آ گیا۔ اس نے ایک ہاتھ افسوس سے اپنی پیشانی پر رکھا اور خود کی سرزنش کرنے لگی۔ وہ کیسے بھول سکتی تھی؟ اب زاویار کا ری ایکشن دیکھنے سے بہتر اس نے وہاں سے جانا مناسب سمجھا اور پیچھے کی جانب قدم لیے کہ اس کی نظروں میں آنے سے پہلے ہی وہاں سے نکل جائے۔ پہلے ہی قدم پر زاویار کی آواز نے اسے وہیں جکڑ لیا۔ تہذیب نے خود کو کوسا، آخر وہ یہاں آئی ہی کیوں؟ اب اندر جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا۔ وہ خاموشی سے چلتی ہوئی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ تمہیں کیسے پتا چلا میں یہاں کھڑی تھی؟ تہذیب کی بات سن کر زاویار نے ایک کپ کافی اس کی جانب بڑھائی، جو اس نے تھام لی اور دوبارہ اپنے لیے کافی بنانے لگا۔ تہذیب نے اس کے تاثرات دیکھے، جو حد درجہ اپنے کام میں مگن تھا۔ وہ وہیں اس کے پاس کھڑی جواب کی منتظر تھی۔ جب اسے کافی دیر تک اپنے سوال کا جواب نہ ملا تو اسے غصہ آیا۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کر کے زاویار کو گھورا، جو ایسے اپنے کام میں مگن تھا جیسے اس سے زیادہ کوئی اور اہم کام ہو ہی نہ۔ بتاؤ نا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں یہاں کھڑی تھی اور پھر یہاں سے جانے لگی تھی؟ تمہارا رخ تو دوسری جانب تھا نا؟ تہذیب سلیب سے ٹیک لگا کر کھڑی ہوئی اور سوال دہرایا۔ زاویار ہلکا سا مسکرا کر اس سے مخاطب ہوا۔ 10 سال ہو چکے ہیں ہمارا نکاح ہوئے کو۔ 10 سال کم تو نہیں ہوتے؟ تمہاری ساری حرکتوں سے واقف ہوں میں۔ اب بھی اگر مجھے اپنی بیوی کی موجودگی کا احساس نہ ہو تو یہ ہمارے رشتے کی توہین ہوئی۔ نظریں اب بھی دوسری طرف ہی تھیں۔ تہذیب نے کافی کا سپ لیا اور مطمئن انداز میں اس کا اطمینان لمحے کے لیے اس سے چھین لیا۔
पर मुझे तो अंदाजा नहीं होता कि तुम मेरे इर्द गिर्द हो भी या नहीं हो। मैं भी तो तुम्हें बचपन से ही जानती हूँ। तहजीब ने कंधे उचकाकर बात की, मगर उसकी बात सुनकर जावियार साकित हुआ। एक दिन तुम्हें भी मेरी मौजूदगी का एहसास मेरी आहट से हो जाया करेगा, और जावियार सुल्तान को उस दिन का बेसब्री से इंतजार रहेगा। जावियार ने अपना कप उठाया और उसे देखने लगा, जैसे जानना चाह रहा हो ऐसे इम्कानात हैं भी कि नहीं। पर तहजीब की नासमझी देख कर बखूबी अंदाजा लगाया जा सकता था कि पता नहीं वो दिन आएगा भी कि नहीं। अच्छा छोड़ो इन बातों को, मेरा गिफ्ट कहाँ है? जावियार ने बात बदलनी चाही। उसे बुरा लग रहा था कि जिस बीवी के दिल की बात वो उसके चेहरे से पढ़ लेता है, जिसकी मौजूदगी उसे बगैर देखे महसूस हो जाती है, वो उससे इतनी बेखबर है कि पूरे फंक्शन में वो एक दफ़ा भी उससे नहीं मिली। शाहजेब की वजह से उसकी जान सूली पर लटकी हुई थी, मगर उसकी शरीके हयात को खबर भी ना थी। जाविर, वो मुझे गिफ्ट नहीं मिला। पूरा दिन हम इतने मसरूफ थे कि मैं भूल गई। इसलिए सॉरी, कल पक्का कुछ ना कुछ दे दूंगी। तहजीब ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया। वह अपने कामों में जावियार की इतनी छोटी फरमाइश भी भूल चुकी थी। उसे यूं भी कुछ देर पहले ही याद आया था, मैंने कौन सा तुमसे आईफल टावर मांग लिया था या ताजमहल बनाने की फरमाइश कर दी थी, जो तुम अपनी मसरूफियात की वजह से पूरा ना कर सकी। रहने दो, तुम ना कुछ ही ना दो तो बेहतर है। जावियार ने लतीफ सा तंज किया और मजाक में बात खत्म कर दी, मगर तहजीब को लगा कि शायद वो सीरियस है, इसलिए उसने कप साइड पर रखा और फ्रिज के पास गई। जावियार उसकी कार्रवाई ना समझी से देख रहा था। उसने फ्रिज का दरवाज़ा खोला और आइस क्यूब्स के नीचे से चॉकलेट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाई। चेहरे पर अब भी उदासी वैसी ही थी। ये मैंने तुमसे छुपा कर रखी थी, फिलहाल इसे एक्सेप्ट कर लो, सॉरी समझ कर, बाकी कल देखेंगे। तहजीब की बात सुनकर जावियार दिल से मुस्कुराया और कॉफ़ी का मग वहाँ रखे टेबल पर रख दिया। उसकी आंखें हैरत से चमक उठीं। तुम मुझे अपनी फेवरेट चॉकलेट दे रही हो? उसने यकीन दहानी चाही। तहजीब ने हाँ में सर हिला दिया। जावियार ने चॉकलेट पकड़ी और खोलने लगा। मेरे लिए ये तोहफा मेरी जिंदगी का बेहतरीन तोहफा है, जो मैंने दिया था उससे कई गुना बढ़कर। वो तो उसके सामने कुछ है ही नहीं। तहजीब, अब मुझे यकीन हो गया है कि एक ना एक दिन मैं तुम्हारे दिल में वो मुकाम जरूर हासिल कर लूंगा, जो मुकाम तुम्हारा मेरे दिल में है। जावियार अपनी सोच पर मुसलसल मुस्कुरा रहा था। तहजीब ना समझी से उसे देख रही थी। एक चॉकलेट पर इतना खुश कौन होता है? उसने सोचा। अब नाराज तो नहीं होना? तहजीब ने मध्यम मगर फिक्रमंद अंदाज में पूछा। उसकी आंखें मुकाबिल के पुररौनक चेहरे को देखकर इत्मीनान कर रही थीं कि वो मान गया या अब भी वही नाराजगी कायम है। जावियार ने नजरें उठाईं और उसका गाल खींचा। पहले था अब नहीं हूँ, और ये गिफ्ट मेरे गिफ्ट से भी ज्यादा अच्छा है, मेरी जंगली बिल्ली। क्या मतलब? तहजीब ने एक हाथ अपने गाल पर रखा, जो शायद जोर से खींचा था। वो उसे सहला रही थी। जावियार ने चॉकलेट के दो हिस्से किए, क्योंकि मैं जानता हूँ तहजीब सुल्तान के लिए इस चीज से बढ़कर इस दुनिया में कुछ अहम नहीं। मेरी बीवी को इस दुनिया में अगर सबसे ज्यादा कोई चीज पसंद है तो वो ये चॉकलेट फ्लेवर है, जो बचपन से लेकर आज तक उसने किसी से शेयर नहीं की, और आज सिर्फ मुझे मनाने के लिए उसने पूरी की पूरी ही दे दी। इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी। जावियार ने एक हिस्सा उसके हाथ में दिया और खुद वहां से निकल गया। ये क्या बोल रहा है? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। चलो अब नाराज तो नहीं है ना? उसने सुकून का सांस लिया और अपने हाथ में रखी चॉकलेट देखी, और उसी हाथ में पहना वो ब्रेसलेट देखा, जो जावियार की मुस्कुराहट की तरह चमक रहा था। चॉइस तो अच्छी है, आखिर मेरा शौहर है, चॉइस तो अच्छी होगी ही ना। उसने चॉकलेट खत्म की और अपना मग उठाकर वहां से निकलने लगी। तब उसे सामने जावियार का कप नजर आया, जो वो बस एक चॉकलेट की खुशी में यहाँ छोड़कर जा चुका था। वो कप जावियार को देने के इरादे से उठाकर अपने साथ ले गई। बाबा, रामिश भाई ने मुझे तंग किया और साथ भाई ने उनकी बजाय मुझे डांटा। ये तो गलत है ना? असमारा अपने बाबा की गोद में बैठी उन्हें रामिश के बारे में बता रही थी। इसके बाबा कमाल साहब ने उसकी बात सुनी तो परेशानी से उसके उदास चेहरे को देखा। क्या किया है रामिश ने? उन्होंने उसके बाल चेहरे से हटाए और उसका नाराज चेहरा देखकर प्यार से पूछा। अभी असमारा कुछ कहने ही वाली थी जब साद वहां पहुंच गया। बाबा, वो रामिश भाई। साद की नजरों में खामोश रहने की तनबीह थी। असमारा उसे देखते ही चुप कर गई। उसे खौफ महसूस हुआ साद से। उसे याद था कि साद ने उसे धमकी दी थी, अगर वो किसी को कुछ बताती तो वो उसे सजा देता। जी बेटा बोलो, क्या बात है? उन्होंने दोबारा से पूछा।
मगर असमारा तो साद से डर चुकी थी, इसलिए चुप ही रही। साद आगे बढ़ा और उनके पास आकर खड़ा हो गया। कुछ नहीं बाबा, ये जिद कर रही थी कि इसे हमारे साथ खेलना है, लेकिन हमने मना कर दिया कि कहीं इसे चोट ही ना लग जाए, इसलिए नाराज हो गई है। साद ने झूठ बोला तो असमारा के चेहरे पर फिर वही उदासी छा गई। कितनी आसानी से उन्होंने सारा इल्जाम उस पर डाल दिया था। कोई बात नहीं बेटा, बाबा है ना, बाबा खेलेंगे अपनी गुड़िया के साथ। अब तो गुड़िया खुश हो जाए। उन्होंने कहते ही उसे खुद से लगाया और उसके सर पर बोसा दिया। मेरा बेटा इतनी छोटी सी बात पर तो उदास होने वाला नहीं है। छोड़ो, इन दोनों को मन्नत के साथ खेलने के लिए बाबा ही काफी हैं। बस उदास ना हुआ करो। मेरी बेटी मुस्कुराते हुए बहुत प्यारी लगती है और यूं मुंह फुलाए बहुत क्यूट लगती है। मेरा बच्चा। उन्होंने प्यार से उसकी पेशानी पर बोसा दिया तो वो मुस्कुराने लगी। इसी दौरान जब उसने साद की तरफ देखा तो उसकी सर्द आंखों को देखकर वो सहम गई और उनके साथ लग गई। वो चाहकर भी उन्हें कुछ ना बता पाई। उसे पता था जब तक वो अपने बाबा के साथ है तब तक महफूज है, वरना साद का बस चले तो अभी के अभी अपना सारा गुस्सा उस पर उतार दे। आज बाबा को एक काम के सिलसिले में शहर से बाहर जाना है। 2-3 दिनों में वापिस आ जाएंगे। मेरा बेटा अपना और अम्मी का ख्याल रखना। ओके। और साद तुम भी बहन का ख्याल रखना। उन्होंने अस्मारा को नीचे उतारा और साद को ताकीद करके वहां से चले गए। वो नहीं जानते थे कि खुद उसे मौत के मुंह में छोड़कर जा रहे हैं। उसके सबसे बड़े दुश्मन जो उसे खुश देख ही नहीं सकता था, जिसकी नफरत के पीछे कोई वजह ही नहीं थी, वो उसे उसकी हिफाजत का जिम्मा सौंप रहे हैं, जिसके नताइज खतरनाक हो सकते हैं। मैंने मना किया था कि बाबा को कुछ मत बताना, वरना अच्छा नहीं होगा। साद ने अस्मारा की तरफ कदरे झुककर दबी दबी आवाज में चीख कर कहा तो अस्मारा का सांस हलक में अटका। उसने बमुश्किल उसे देखा, जिसकी शोला बरसाती आंखें उसे नजरें झुकाने पर मजबूर कर गईं। भाई, वो रामिश भाई ने मुझे तंग किया था। वो बुरे हैं, बहुत बुरे। वो जानबूझकर मुझे रुलाते हैं। आज भी उन्होंने मुझे स्टोर में बंद कर दिया था। और अस्मारा की नजरें झुकी थीं। लहजे में एक मान था कि वो अपने भाई को रामिश की शिकायत लगा रही है। भाई तो मुहाफिज होते हैं ना, वो शायद उसकी बात सुनकर रामिश से इस हरकत की वजह पूछ ले। और उसका भाई तो वहां मौजूद भी था, सब जानता भी था, मगर वो कहाँ जानती थी सामने खड़ा इंसान जो कहने को उसका बड़ा भाई और दुनिया की नजरों में उसके बाप की जगह पर है, वो हकीकत में बेहिस है। शायद तुम्हें प्यार की जुबान समझ नहीं आती। फिर से वही शिकायतें। रुको, अब मैं तुम्हें अच्छे से समझाऊंगा कि मेरी बात ना मानने का क्या अंजाम होता है। उसने एक हाथ जोर से वहां रखे टेबल पर मारा। उसकी धाड़ सुनकर वो उछल पर 2 कदम पीछे हुई। साद गुस्से से वहां से निकल गया। अगले दिन सुबह 8 बजे अस्मारा की आंख खुली। उसने मुश्किल से आंखें खोलकर कमरे में देखा, लेकिन उसे शाहजेब कहीं नजर ना आया। वो उठी और सर पर दुपट्टा सेट करके वॉशरूम की तरफ बढ़ी। दरवाजा जरा सा आगे की जानिब धकेला तो दरवाजा खुला हुआ था, यानी वो वहां भी नहीं था। वो फ्रेश होने के लिए चली गई। कुछ देर बाद वो पर्पल कलर की रेशमी कामदार फ्राक जो घुटनों तक आती थी, साथ में चूड़ीदार पजामा पहने, दुपट्टा शानों पर फैलाए बाहर निकली। कमरा अब भी खाली था। उसने अपने बाल ड्राई किए, फिर दुपट्टा सलीके से सर पर हिजाब की सूरत में सेट करके मैचिंग चूड़ियां पहने वो मुकम्मल तौर पर तैयार शाहजेब का इंतजार करने लगी। अब इसके बगैर तो वो नीचे जा नहीं सकती थी। 10 मिनट बाद स्टडी का दरवाजा खुला और शाहजेब हाथ में फाइल पकड़े बाहर निकला। सामने अस्मारा बेड पर बैठी हुई नजर आई। आप कब उठी? अगर तैयार हो गई थी तो मुझे बुला लेती। शाहजेब ने फाइल अपने साइड टेबल पर रखी और ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा होकर बाल सेट करने लगा। आप कमरे में ही थे, मुझे लगा शायद बाहर होंगे। अस्मारा ने इस दरवाजे की जानिब देखा जहां से शाहजेब अभी निकला था। जी, मैं स्टडी रूम में था, एक प्रोजेक्ट की फाइल रीड कर रहा था। शाहजेब ने परफ्यूम उठाकर खुद पर स्प्रे किया और अस्मारा की जानिब देखा, जो अब बेड से उठ चुकी थीं। चलें? शाहजेब ने अस्मारा से पूछा। अस्मारा उसकी वाइट शर्ट और ब्लैक कोट को देखा तो नफी में सर हिलाया। क्या हुआ, कोई मसला हुआ है क्या? शाहजेब ने अपना हुलिया फिर अस्मारा के चेहरे पर नापसंदीदगी देखी तो पूछे बिना ना रह सका। आप पर्पल शर्ट या पर्पल कोट पहन कर आए। फर्स्ट टाइम हम सबके साथ ब्रेकफास्ट करेंगे, इसलिए मैचिंग जरूरी है। अस्मारा ने अपना मुद्दा बयान किया तो शाहजेब के चेहरे का रंग उड़ा। उसे लगा उसे सुनने में कोई गलती हो गई है। इतने डार्क कलर्स उसने कभी नहीं पहने थे। वो तो सिंपल कलर्स पहनने का आदी था। यहाँ उसकी बीवी उसे सीधा पर्पल कलर पहनने का कह रही थी। उसने तो तसव्वुर में भी कभी नहीं सोचा था कि कभी पर्पल कलर पहनेगा। बेसाख्ता उसने झुरझुरी ली।
अस्तगफिरुल्लाह, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप व्हाइट या ब्लैक कलर पहन लें, लेकिन मैं पर्पल कलर नहीं पहनूंगा। शाहजेब ने एक हाथ अपने चेहरे पर फेरा और हैरत से सामने खड़ी अपनी बीवी को देखा। फिर सहूलत से इनकार करके सोफे पर बैठ गया। उसने खुद को पर्पल कलर में इमेजिन किया तो अपनी इस सोच पर लानत भेजी। ये कलर्स लड़कियों पर सूट करते हैं असमारा, लड़के ऐसे कलर्स नहीं पहनते। असमारा को उसकी बात सुनकर अजीब लगा। उसने आंखें छोटी करके शाहजेब को देखा, फिर कुछ सोचकर मुस्कुराई। तो फिर मैं भी नीचे नहीं जाऊंगी। उसने एतमाद से शर्त रखी और बेड पर बैठ गई। हमेशा लड़कियां ही क्यों कंप्रोमाइज करें? कुछ कंप्रोमाइजेज लड़कों को भी करने चाहिए। आप तो मुझे अच्छे खासे मैच्योर इंसान लगते हैं। मुझे नहीं पता था कि आपकी सोच ऐसी होगी। देखें मिस्टर शाहजेब सुल्तान, कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक आप मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते, लेकिन एक आइडियल शोहर अपने बीवी की हर बात मानता है। इसलिए जाएं चेंज करें। शाहजेब ने उसकी बातें सुनी तो अफसोस से अपनी हालत देखी। अब ये लड़की फिर उल्टा मतलब निकाल रही थी। उसने खुद को पुरसुकून करने के लिए आंखें मींची और खड़ा हो गया। फिर सर को दाएं बाएं जानिब जनबिश देता चुपचाप ड्रेसिंग रूम में दाखिल हुआ। वो उसका दिल नहीं तोड़ सकता था, चाहे अपना मजाक ही क्यों ना बनवा लेता। वाह शाहजेब, आज तुम पर्पल पहनोगे, कल पैरेट, परसों ग्रीन और बाद में रेड और पिंक भी पहन ही लेना। या अल्लाह, मुझ पर रहम कर, मैं कार्टून नहीं बन सकता। उसने दुख से सोचा और वार्डरोब चेक करने लगा। उसे उम्मीद थी कि उसके पास सिर्फ व्हाइट, ब्लैक और ग्रे कलर्स ही हैं बस। अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।